अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हॉरर हैं, इनको सुनकर आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो आज की जो पहली कहानी है वो मेरे साथ मेरे एक रेगुलर स्टोरी लिसनर हैं जिन्होंने आज फ़र्स्ट टाइम अपनी एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, लेकिन वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करना चाहते। और वो जो जॉब करते हैं लाहौर में, उस जॉब से रिलेटेड भी उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरी 2 शिफ्ट्स हैं उस जॉब पर। एक फ़र्स्ट शिफ्ट पे मैं जाता हूँ और दूसरा मेरी नाइट शिफ्ट है। जो मेरी नाइट शिफ्ट है उससे अक्सर मैं लेट फ्री हुआ करता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे रात के 3:30 बज जाते हैं। रात 3:30 बजे तक मैं वहाँ पे जॉब करते हुए जब फारिग होता हूँ तो मैं अक्सर शॉर्टकट रास्ते तलाश करता हूँ कि मैं जल्दी से घर चला जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ। वो कहते हैं कि इस दफ़ा मैं मियानी साहब कब्रिस्तान की गली है जो, उस शॉर्टकट रास्ते से जाना चाह रहा था, क्योंकि उस गली से सीधा रोड आगे जाता है, वो बिल्कुल मेरे घर के करीब है। तो मैं इसी शॉर्टकट रास्ते से इस दफ़ा जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये चीज़ याद थी कि ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और बहुत असेब ज़दा है, क्योंकि मियानी साहब कब्रिस्तान है वो, और कब्रिस्तान हॉन्टेड हो या ना हो वहाँ पर ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं, वहाँ पर जन्नात होते हैं, क्योंकि वो एक अबेंडेड जगह है। तो वो कहते हैं कि रात का जो पहर था वो भी कुछ इस किस्म का था। तो मैं वहाँ से 3 AM रात को मैं वहाँ से निकला। जैसे ही मैं उस रोड के पास आया तो पहले मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है। मैं मतवज्जो हुआ तो वाज़िया उधर कुछ था ऐसा जो मेरे पलक झपकते ही गायब हो गया। मैंने अपने मोटरसाइकिल की स्पीड को और तेज़ किया, लेकिन 80 की स्पीड थी। तेज़ होकर भी वो नॉर्मल स्पीड में ही रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड हाई नहीं थी। तो जैसे ही मैं आगे गया तो मैं क्या देखता हूँ, 4 औरतें जिन्होंने पठानी बुरखे पहने हुए थे, 4 औरतें बिल्कुल उस गली के साथ सेंटर में खड़ी हुई थीं। उन औरतों को जैसे ही मैंने देखा तो मैं ये समझ चुका था कि रात के 3 बजे इस पठानी लिबास में, पठानी बुरखों में जो औरतें खड़ी हैं वो औरतें नहीं हैं, वो कोई गैर मरी मखलूक है। यानी कि उनकी हाइट भी सेम थी। उनके हाइट सेम होने के बाद उनके जो ड्रेसिंग थी, बुरखे के कलर थे, वो भी सेम थे। वो कहते हैं कि उनके करीब से गुजरना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं अपने इर्द गिर्द हमेशा दायरा कड़ा करता हूँ। वो कहते हैं कि उस दायरे कड़े की वजह से अल्लाह पाक ने अपनी रहमत मेरे पे की। मैं अल्लाह पाक के हिसार में था, अल्लाह की पाक कलाम की हिसार में था। मैं उस मखलूक के पास से जैसे ही गुजर के गया तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं वो दे सकी, क्योंकि मैं उस टाइम हिसार में था। मैं बहुत मुश्किलों से मोटरसाइकिल को संभालते हुए अपने घर तक पहुंचा। घर गया, मैंने सबको ये बात बताई तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा, तुम्हें पता है कि वो जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और सेफ ज़दा है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। उस शॉर्टकट रास्ते को मत यूज़ किया करो, क्योंकि उस शॉर्टकट रास्ते से मेरा घर बिल्कुल करीब है। जो बाकी के शॉर्टकट रास्ते आते हैं उनसे घर फिर भी थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये इंतहाई भयानक और खौफनाक है। ये एक कहानी थी मेरे लिसनर की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहते। आपका बहुत शुक्रिया। और वो ये कहते हैं कि मैं आप सबको ये कहता हूँ कि आप MMTV पे दायरा कड़ा करने का तरीका ज़रूर सीखें। मैंने वो दायरा कड़ा करने का तरीका सीखा है, जिसकी वजह से मैं हमेशा अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में रहता हूँ और ऐसी मखलूक़ात मेरे करीब नहीं आती। ये उनका एक मैसेज था आपके लिए। तो लिसनर्स, जो मियानी साहब कब्रिस्तान है वो बहुत हॉन्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। उधर की बहुत सी स्टोरीज़ हैं, मैंने भी सुनी हुई हैं। हम लोगों के काफ़ी रिलेटिव्स लाहौर में रहते हैं जो कि उससे रिलेटेड स्टोरीज़ बताते हैं। ये जो मेरे लिसनर हैं जिन्होंने अब ये स्टोरी शेयर की है, उससे पहले इस स्ट्रीट के मतलब मैंने एक बात सुनी है कि वहाँ पे अक्सर एक बुरखा पोश औरत बैठी हुई होती है, जो कि मोटरसाइकिल सवार या साइकिल पर जो लोग होते हैं, शाम के टाइम जब वो वहाँ से गुज़रते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल रश नहीं होता, तो वो औरत बाकायदा उनके पीछे भागती है। ये बात मैंने किसी और से भी सुनी है और वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्ची थी जो कि अपने
वालिद के साथ जा रही थी कहीं मोटरसाइकिल पर, तो वो उस गली में से ही गुजरे थे, तो वो बच्ची ने पीछे से शोर डाल दिया कि एक औरत है जो कि पहले एक जगह बनी हुई है घर के आगे, उधर बैठी हुई है और वो ब्राउन कलर के बुरखे में है। वो औरत जैसी उठी है तो उसकी हाइट में इजाफा हुआ है, उसकी हाइट लंबी हुई है और वो भागती हुई बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल के करीब आने लगी, तो उस बच्ची ने शोर डाल दिया। उसके जब अब्बू ने पीछे से पलट के देखा तो वाकई वहाँ पे एक औरत थी। उन्होंने मोटरसाइकिल को तेज़ किया, जितनी स्पीड तेज़ थी उतनी स्पीड में वो औरत भी उनके साथ भाग रही थी और वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कहती थी कि उसका जिस्म नढाल हो चुका था, वो ऐसे लगता था कि जैसे अभी मैं अब्बू के जो कंधे पे हाथ रखा है वो मैं छोड़ दूँगी और मैं पीछे गिर जाऊँगी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा आयतुल कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर भी फूंक रहे थे और ख़ुद मोटरसाइकिल तेज़ चला रहे थे। वो औरत बाकायदा पीछे से चीखें मारी थी और वो इतनी खौफनाक थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। हम लोग ये समझ चुके थे कि वो गैर मरी मखलूक है। ऐसी एक यही स्टोरी थी जो कि मैंने भी उस स्ट्रीट के मुतालिक सुनी है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लिसनर्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ऐसी जगह जहाँ आपको पता हो कि ऐसी खौफनाक गैर मरी मखलूक़ात हैं, वहाँ पे प्लीज़ जाने से अवॉइड करें और अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी वहाँ से ना लेकर जाएं। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये दूसरी खौफनाक कहानी मेरे न्यूज़ स्टोरी सेंडर ज़ीशान मिर्ज़ा ने उकाड़ा से मेरे साथ शेयर किया है। ज़ीशान कहते हैं कि मैं अपने एक फ्रेंड के वालिद की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वहाँ के जो फाटक हैं उधर उनकी जॉब है। वहाँ पे फाटक के साथ, उकाड़ा फाटक के साथ एक छोटा सा वो जो रूम बने होते हैं, अक्सर हर जगह पे बने होते हैं। वो कहते हैं कि वो फाटक के साथ एक रूम बना होता है जो कि वहाँ पे फाटक के उस गेट को खोलते हैं, बंद करते हैं, वहाँ पे उस रूम में वो लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरे दोस्त हैं उनके जो अब्बू थे वो उस जगह पर उनकी जॉब का सिनेरियो था। तो वो कहते हैं कि सर्दियों की रातें थी, हम लोग अक्सर सर्दियों में बाहर आग जलाकर बैठ जाते थे। और एक और ये बात बताऊं, वो जो फाटक था वो कच्ची आबादी वाली साइड पर था। वहाँ पे बहुत बड़ा एक घना दरख्त था, उसका पीपल का आई थिंक वो बता रहे थे, जो कि सारा ऊपर झुका हुआ था उस रूम के ऊपर। रूम बिल्कुल छोटा सा था, बामुश्किल 2-4 पाइयाँ अंदर आती थी। हम लोग 2 बंदे थे और हम लोग सारी रात उधर बैठ के बातें करते थे। मेरे दोस्त ये बताते हैं कि अब्बू ने जब हमें ये स्टोरी बताई तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और हम लोग हैरान होते थे कि मेरे अब्बू किस तरह उधर रहते हैं। लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। वो कहते हैं कि अब्बू आग जलाकर बैठे हुए थे और उनके साथ उनका एक दोस्त था। सर्दियों का मौसम था। उनकी ये रूटीन थी कि वो सर्दियों के मौसम में कमरे के अंदर आग नहीं चलाते थे कि रूम बहुत छोटा है, सांस घुटने लगता था जब अंदर धुआं इकट्ठा हो जाता था। तो हम उस दरख्त के नीचे बैठकर आग जलाकर बैठा करते थे। वो कहते हैं कि ट्रेन का टाइम गुजर चुका था, हम लोग अब आलमोस्ट सोने के लिए जाने लगे थे। तो मेरे जो अब्बू के दोस्त थे उन्होंने कहा कि आग को बुझा देते हैं, क्योंकि कहीं ये चिंगारी कोई दरख्त के साथ वो उड़कर ना चली जाए और आग ना लग जाए। मेरे अब्बू ने कहा कि आज बहुत शदीद ठंड है, आज हम लोग अपने रूम का दरवाज़ा खोल कर सोएंगे और ये जो आग है इसको दरवाज़े के आगे रख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसी तरह करते हैं। अब्बू ने एक लोहे की बना हुआ कोई चीज़ थी जिसके अंदर वो सारी आग डाली, आतिशदान था लोहे का बना हुआ, और उस आतिशदान को अपने रूम के दरवाज़े के आगे रख लिया ताकि जो धुआं था वो बाहर जाता रहे। तो अब्बू और उनके जो दोस्त थे वो कहते हैं कि हम लोग सो गए। अभी थोड़ी देर हम सोए हैं, हमें अजीब सी उलझन महसूस हुई दोनों को और हम लोगों की आंख खुल गई। मेरी आंख भी खुली हुई थी, मेरे दोस्त की भी। तो मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि तुम भी जाग रहे हो, जिस पे मैंने कहा हाँ मैं भी जाग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम क्यों जाग रहे हो? उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया है और मैं जाग गया हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ भी ठीक इसी तरह हुआ है। अब वो दोनों जाग गए। अब उनको मुसलसल बाहर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, यानी कोई आपस में बातें कर रहा हो, और वो जो बातों की आवाज़ थी वो एक मर्द और एक औरत की थी। वो लैंग्वेज क्या थी वो कहते हैं ये मैं समझ ही नहीं, हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी वो किस लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। मेरे अब्बू को उधर जॉब करते हुए 10 साल गुजर गए थे। पता नहीं उस रात ऐसा क्या हुआ है, उनसे क्या ऐसी गलती हुई है, वो भी हैरान है। लेकिन उन्होंने एक बात हमें बताई जिसकी वजह से मे भी ऐसे हुआ हो। वो कहते हैं कि हमें जब बातों की आवाज़ आई इतनी रात को, ये भी कच्ची आबादी है, ये सुनसान जगह है और आबादी थोड़ी हट के है, इतनी सर्दी में बाहर कौन हो सकता है, और औरत और मर्द हमें देखना चाहिए, शायद किसी को कोई काम हो। हम वो दोनों दोस्त उठे और दोनों दोस्त उठकर उस आग की वाली जगह को फैलांग कर जैसे ही बाहर गए हैं तो उनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। वो जो 2 चेयर्स बाहर पड़ी हुई थी,
एक पर औरत और एक पर मर्द बैठा हुआ था और वो आपस में कोई बातें कर रहे थे। ये दोनों दोस्त आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों को क्या चाहिए। वो जो औरत थी वो निकाह में थी, वो जो शख्स था वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा था, यानी ऐसी लैंग्वेज थी जैसे पश्तो टाइप कोई लैंग्वेज होती है। वो कहते हैं कि अब्बू को समझ नहीं आ रही थी, ना ही अब्बू के दोस्त को। उन्होंने कहा हमें आपकी जो आप इशारे से कहा जो आप बोल रहे हैं हमें उसकी समझ नहीं आ रही। तो वो शख्स फिर उर्दू में बोला और उर्दू में बोल के कहता है कि हम लोग इधर ही करीब में रहते हैं, हम लोगों को आपसे कोई काम है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को हमसे क्या काम हो सकता है, इतनी रात को आप बताएं, आपको कोई ट्रेन की टिकट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या करना है आपको। तो उन्होंने कहा कि आज शाम के टाइम तुम लोगों ने इधर बैठ के खाना खाया है और खाना खाने के बाद तुम लोगों ने सारी जो हड्डियाँ थी उन्होंने बड़ा गोश्त खाया था और वो जो हड्डियाँ हैं तुम लोगों ने सारी इस दरख्त के नीचे फेंक दी हैं। तुम लोग बराए मेहरबानी इन हड्डियों को अभी उठाकर फेंक दो, क्योंकि अगर तुम लोग इस तरह नहीं करोगे तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। मेरे अब्बू और उनके दोस्त के ऐसी हालत होगी, वो हैरान। उन्होंने कहा आप कौन है? हमने तो आज तक आपको इधर नहीं देखा और आज से पहले उन्होंने कहा तुम लोगों ने ऐसी हरकत भी नहीं की जो तुम लोगों ने आज की है। तुम लोग ये हड्डियाँ यहाँ से उठाओ और उठा कर इनको दूर फेंक दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो? इतनी बात अभी वो कर ही रहे थे, मेरे अब्बू की आंखों के सामने वो जो भी मखलूक थी और मेरे अब्बू के दोस्त के सामने वो वहाँ से गायब हो गई। मेरे अब्बू और अंकल इस कदर डरे हुए थे कि उनकी हालत गैर हो चुकी थी। ज़ीशान कहते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया, मेरे जो दोस्त के अब्बू थे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हिम्मत पैदा की और वो जो हड्डियाँ उन्होंने दरख्त के नीचे फेंकी हुई थी उनको उन्होंने फ़ौरन उठाया और उठाकर उनको दूर फेंक कर आए, यानी कि फाटक के दूसरी साइड पे कूड़ा करकट था, उधर जाकर वो फेंक आए। खाली प्लॉट था। वो उधर फेंकने के बाद अब्बू और जो वो थे उनके दोस्त, वो अंदर अपने रूम में चले गए और अब वो उन्होंने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने आपस में ये कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये मखलूक क्या चीज़ थी? मैं तो उस मखलूक को नहीं समझ सका। उन्होंने कहा कि ये जिन्नात थे। हम दरख्त के नीचे बैठकर आज हमने खाना खाया और हमने जगह साफ़ नहीं की और ये हड्डियाँ वगैरह उधर फेंक दी हैं। ये वही मखलूक थी जिन्होंने हमें वार्निंग दी है कि आज के बाद हमें इधर गन नहीं डालना। ठीक इसी तरह थोड़ी देर के बाद वो दोनों सो गए। वो जैसे ही सोए तो मेरे अब्बू के दोस्त में जो ज़ीशान कहते हैं मेरे दोस्त ने बताया, उनके जो फ्रेंड थे, अब्बू के फ्रेंड थे, उनकी ख्वाब में बाकायदा वही शक्ल वही मर्द आया और उसने कहा कि हम इस दरख्त के ऊपर कई 100 सालों से रहते हैं। हम इस दरख्त के नीचे जो भी गंदगी डालने की कोशिश करता है, कूड़ा करकट फेंकने की कोशिश करता है, हम उसको बाकायदा आकर इस तरह कहते हैं और अगर वो ना बाज आएँ तो हम उनको जान से मार देते हैं, यानी हम उनकी गर्दन ही तोड़ देते हैं। तुम लोग बड़े सालों से इधर जॉब करते हो, इसलिए हमने तुम लोगों को ये वार्निंग दी है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। वो इबादत गुजार जो नात थे उनकी बाकायदा वो जगह थी बैठने की। तो मेरे अब्बू के दोस्त ने सुबह उठकर उनको ये ख्वाब सुनाई और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा, अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि यही मतलब है कि हमें इस जगह को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर इबादत भी करते होंगे, वहाँ पे बैठते भी होंगे। उस दिन के बाद ज़ीशान बताते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया उनके अब्बू ने उस जगह को बहुत ज़्यादा साफ़ करना शुरू कर दिया। वो ख़ुद उधर 2 टाइम झाड़ू लगाते थे, पानी वगैरह फेंकते थे गर्मियों में, सर्दियों में भी उस जगह पे पानी फेंक कर झाड़ू लगाते थे, साफ़ सुथरा करते थे उस जगह को। और फिर उसके बाद मेरे अब्बू और मेरे अब्बू के दोस्त ने वहाँ पे बैठकर वो कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। इस तरह फिर उनको उन चीज़ों ने दोबारा कभी भी तंग नहीं किया। ये एक कहानी थी ज़ीशान मिर्ज़ा की जिन्होंने उकाड़ा से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये जो तीसरी खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ शेयर की है रिमेश ने। रिमेश कहते हैं कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और आज नॉर्थ इंडिया के एक गाँव की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सच्ची खौफनाक कहानी जो कि आज से कई साल पहले, आज से आप ये कर लें कि 30-40 साल पहले की बात है। एक शख्स था जिसका नाम हरिया था, जो कि उस गांव में रहता था, जिसके साथ ये कहानी पेश आई है। उसकी मिठाई की दुकान थी, उसके अब्बा अजदाद से वो दुकान चलते आ रही थी। जब उस दुकान को संभालने की बारी उसकी आई तो उसने उस दुकान को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। अपने पुराने आबा अजदाद की तरह ही वो मिठाई बनाता था, बहुत खालिस दूध लेता था, यानी कि कोई भी उसकी मिठाई खाकर बीमार ना हो। वो कहते हैं कि उन्होंने वो दुकान बना ली। दुकान, उनकी जो मिठाई थी अपने आबा अजदाद से भी कहीं ज़्यादा मशहूर हुई। वो बहुत अच्छा शख्स था,
वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती था। उसकी मिठाई की जो धूम थी वो कहाँ कहाँ पे जाने लगी। लोग स्पेशल उसकी दुकान से आकर मिठाई लेते थे और जो दूसरे शहर के होते थे वो भी इस गांव से आकर मिठाई लेते थे। उसकी मिठाई में बहुत जायका होता था। उन्होंने बताया कि एक दिन रात का टाइम था, रात 12 बजे का टाइम था, तो मेरे पास एक खातून अपने बच्चे के साथ आई। उसने आकर मेरे से मिठाई मांगी। उसका जो चेहरा था वो ऊपर नहीं करती थी, वो चेहरा उसका नीचे था, वो मेरी तरफ मतवज्जो होकर बात नहीं करती थी। वो कहते हैं कि मैं उस गांव में आज भी ये वाक़या मशहूर है, आज भी लोग उस बात को याद करते हैं और वो जो दुकान है वो आज भी चलती आ रही है, यानी आगे नस्ल दर नस्ल उनके ख़ानदान में वो दुकान चलती आ रही है और वो जो हरी है वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। वो कहते हैं कि वो औरत ऊपर नहीं देख रही थी, तो मैंने उस औरत को कहा कि तुम मेरी तरफ मतवज्जो होकर बात करो, लेकिन वो औरत ऊपर नहीं देख रही थी। जो उसका बच्चा था वो एज में 5-6 साल का होगा। वो इशारे से मेरे से मिठाई मांग रही थी। जब इशारे से उसने मिठाई मांगी तो उसने हाथ से इशारा करके ये पूछा कि कितने पैसे हो गए हैं। वो बोल नहीं रही थी, तो मैंने भी उसको बताया कि तुम्हारे इतने पैसे हो चुके हैं। उसने मुझे मेरे वो जो पैसे बने थे उतनी ही कीमत अदा करके वो मुझसे मिठाई ले गई और मिठाई ले जाने के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। उन्होंने भी इस चीज़ को आम नॉर्मल समझा कि शायद कोई औरत होगी गांव से जिसको मिठाई चाहिए होगी, लेकिन वो कहते थे एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी। एक वो मेरी तरफ देख नहीं रही थी, दूसरी गांव इतने बड़े नहीं होते कि जिनकी आबादी के मुतालिक इंसान जान ना सके। वहाँ के चप्पा चप्पा हम लोग जानते थे। वो जो औरत थी वो किस घर की थी, वो किस घर की भी नहीं थी, वो उस गाँव की औरत थी ही नहीं। तो वो कौन औरत थी? वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने घर जाकर अपनी मिसेस को भी बताया किस तरह एक खातून आई थी, वो ऊपर भी नहीं देख रही थी और इशारे से चीज़ मांग रही थी, लेकिन वो हमारे गाँव की नहीं थी। उनकी बीवी ने कहा शायद किसी और गांव की हो, इतना इस चीज़ के मुतालिक आप ना सोचें। कुछ अर्सा गुजर गया, 1 महीना गुजरने के बाद वो इस चीज़ को भूल चुके थे और फिर वही औरत 1 माह के बाद उनके पास दोबारा आई उसी लिबास में, और वही बच्चा उसने उसी तरह हाथ में पकड़ा हुआ था और उस बच्चे का भी वही लिबास था। आज भी वो रात के 12 बजे के बाद आई थी और उनसे वो मिठाई मांग रही थी। इशारे से वो मिठाई मांग रही थी। जितने पैसे बने उससे डबल पैसे इस दफ़ा वो उनको दे कर गई और इशारे से ये कह कर गई कि तुम्हारी मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो फिर चली गई। अब उनको थोड़ा शक होने लगा कि इसने मुझे मेरी रकम से बढ़कर पैसे दिए हैं, यकीनन कुछ दाल में काला है, यानी ये कोई और ही चीज़ है जो कि ना तो मेरी तरफ देखती है, ना ही ये मेरे से बात करती है, ये इशारा करती है, ये कोई और चीज़ है। उन्होंने कहा कि अब इसके मुतालिक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगर वो आते हैं और ख़ामोशी से मेरे से मिठाई लेकर चले जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरह करते करते अब महीने के बाद जैसे वो औरत आई, अब वो औरत 1 महीने में 2 दफ़ा आने लगी और जितने पैसे बनते थे उससे डबल पैसे देकर जाती थी। मैंने एक दिन वो हरिये ने एक दिन उस औरत से पूछा कि आप मुझे सच बताएं, आप कौन हैं? तो आप मेरी तरफ देखती नहीं है, आप मेरी तरफ देखती भी नहीं है और ना ही मेरी बात का जवाब देती हैं। आप मुझे सच बता दें, मैं बिल्कुल भी आपके मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही उस औरत ने ऊपर से देखा तो उसकी जो आंखें थी वो बहुत खौफनाक थी, अजीब थी, और उसने अजीब सी लैंग्वेज तो उनको समझ आ गई वहाँ की, लेकिन उसने कहा कि हम लोग इधर करीब में ही रहते हैं, ये जो इधर करीब खंडर है हम इनमें रहते हैं और तुम्हारी मिठाई के मुतालिक हमने बड़ी बातें सुनी हैं जिसकी वजह से हमें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगती है। जब भी हमारे ख़ानदान में कोई शादी होती है या किसी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो हम तुम्हारी दुकान से मिठाई लेकर जाते हैं। जो मिठाई थी वो नॉर्मल नहीं थी लेकर जाती, वो हद से ज़्यादा मिठाई लेकर जाती थी और ज़्यादा गुलाब जामुन लेकर जाती थी। मैंने कहा कि तुम ज़्यादा ये क्यों लेकर जाती हो? तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है इसलिए हम तुमसे वो लेकर जाते हैं। और वो ले गई और ले जाने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या भी इस तरह पुराने खंडर में ये लोग रहते हैं? ये हमें पता था कि उन खंडरात में जन्नात है, लेकिन अब ये जो चीज़ आ रही थी, एक दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं इतना डरा कि अब मुझे खौफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही फिर वो औरत आई तो उसने मुझे कहा कि अब मेरा जो बेटा है, मेरा बड़ा बेटा और मेरा खामिन तुम्हारे पास मिठाई लेने के लिए आएंगे, तुम इस तरह किया करो, हमने अब तुमसे रोज़ मिठाई लिया करनी है, हमें तुम्हारी दुकान की मिठाई बहुत अच्छी लगी है। तुमने अब इस तरह करना है कि जैसे तुम शॉप को बंद करोगे, शॉप को बंद करने के बाद आगे वो एक बेंच पड़ा हुआ था, इस बेंच के ऊपर तुम हमारे हिस्से की मिठाई रख कर चली जाया करो। तो तुम पैसों की फ़िक्र मत करना, पैसे तुम्हें तुम्हारी दुकान के अंदर से ही मिलेंगे। उन्होंने कहा जैसे ये कह रहे हैं मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर उन्होंने इसी तरह किया, वो रोज़ खामोशी से मिठाई को उस बेंच के ऊपर रख कर चले जाते थे और जब सुबह के टाइम शॉप खोलते थे तो दुगने पैसे उनकी शॉप के अंदर पड़े होते थे।
इस तरह ये सिलसिला जारी रहा उनके साथ। जब उनकी हालत ख़राब हो गई, यानी वो बुज़ुर्ग हो गए, वो दुकान पे बैठने के काबिल ना रहे, तो जब उनके बेटे ने वो शॉप चलानी शुरू की तो फिर वो मखलूक नहीं आई। उन्होंने अपने घर में इस चीज़ के मुतालिक बताया था, लेकिन उनका बेटा कहता था कि फिर जब से अब्बू घर में है, तो वो यानी वो पिताजी कहते हैं, रमेश ने बताया कि जब से उस लड़के ने बताया कि उनके पिताजी घर चले गए हैं, वो चीज़ इधर नहीं आती। तो अक्सर वो अपने अब्बू को लाकर उधर मिठाई वाली शॉप पर इसलिए बिठाया करता था कि उनका दिल लग जाए। जैसे वो बुज़ुर्ग हैं, जैसे ही वो आकर बैठते थे तो वो अपने बेटे को रात के टाइम कहते थे कि तुम चले जाओ, शॉप को मैं बंद करके आऊँगा। तो वो रात को इसी तरह मिठाई रख जाते थे और शॉप बंद कर जाते थे। जिस दिन वो इस तरह करते थे तो नेक्स्ट डे जब उनका बेटा शॉप खोलता था तो पैसे पड़े होते थे। वो कहते हैं आज भी वो चीज़ उधर मौजूद है, वो पुराने खंडर आज भी उधर हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो अब शॉप पर बैठने के काबिल नहीं है, रमेश बताते हैं। लेकिन वो जो हरिया वहाँ के थे, बुज़ुर्ग थे, वो आज भी इस चीज़ के मुतालिक सबको बताते हैं और सब लोग उन खंडरों में जन्नात के होने की गवाही देते हैं। तो ये स्टोरी थी रमेश की जो उन्होंने इंडिया से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रमेश अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगती हैं मेरे चैनल की स्टोरीज़? आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और मेरे फेसबुक आईडी पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आप लोग अपनी स्टोरीज़ को कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को विज़िट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमेशा तहारत की हालत में रहें, इबादत अल्लाह की किया करें, जितना हो सकता है दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसने कबूल ज़रूर होना होता है। और 24 घंटे अगर हम दुरूद शरीफ का विर्द रखेंगे, एक तो हम पाक साफ़ रहेंगे, दूसरा हम लोग किसी की चुगली नहीं कर सकेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं कर सकेंगे। दुरूद शरीफ में इतनी तासीर है। और अल्लाह के यहाँ सबसे बुरी यही बुराई है जो कि चुगली और ग़ीबत करना। और आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने वालिदैन से मोहब्बत प्यार करें, उनकी खिदमत करें और उनकी ज़िंदगी की दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की लंबी ज़िंदगी करे, बरकत वाली और सेहत वाली, आमीन। और हर बीमारी से बचा कर रखे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपके और आपके तमाम घर वालों का और आपके वालिदैन का अल्लाह हमें नासिर हो।